हेलो बर्डीज़, वेलकम बैक टू स्टडी बर्डी चैनल। तो जैसे आपको पता है कि हम चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम आगे करेंगे और आज ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने ये कर लिया था, अब हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो जैसे आपको पता है कि हम क्रॉप प्रोडक्शन के स्टेप्स देख रहे थे, तो ये इरिगेशन जो है ये 4th स्टेप है और इसमें हमने ट्रेडिशनल मेथड्स देखे। अब इरिगेशन के हम मॉडर्न मेथड्स देखेंगे। इरिगेशन आपको पता ही है, क्रॉप्स को पानी देना। अब वो इरिगेशन मॉडर्न मेथड्स दो हैं, इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स दो हैं। नंबर 1 इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ द ड्रिप सिस्टम। तो अब हम ये ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, आप ये इमेज देख सकते हो, फिगर 1.5। सो दिस इज़ द स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ये क्या है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, यानी कि ऐसा लैंड जो एक जैसा नहीं है वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। और जहाँ पर सफिशिएंट वाटर नहीं है, यानी वाटर कम है, तो वहाँ पर ये हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो, ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं। आप देखिए, ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं और इन हर परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगे हुए हैं, है ना। सो इनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगे हुए हैं और ये सारी जो पाइप्स है ये मेन पाइपलाइन के साथ ज्वाइन है एट रेगुलर इंटरवल्स। अब जब वाटर को अलाउ किया जाता है टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, यानी कि जब वाटर पास होता है थ्रू द मेन पाइप अंडर हाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। सो पंप की हेल्प से जब मेन पाइप से वाटर फ्लो होता है अंडर प्रेशर, तो ये रोटेटिंग नोजल से पानी निकलता है, ठीक है, और ये स्प्रिंकल हो जाता है ऑन द क्रॉप। ऐसे लगता है जैसे रेनिंग हो रही है, जैसे बारिश हो रही है। और ये आप देख सकते हो, आप इमेजिन करो कि ये रोटेटिंग नोजल से पानी निकल रहा है, तो ये ऐसा हम कह सकते हैं छोटा फाउंटेन, है ना। तो वो उसी तरह से ये दिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द स्प्रिंकलर सिस्टम। सो ये यूज़फुल है फॉर सैंडी सॉइल। सो सैंडी सॉइल में ये यूज़ किया जाता है, ये सिस्टम को अपनाया जाता है। अब सेकंड है ड्रिप सिस्टम। तो ये इसकी भी इमेज है। सो दिस इज़ द ड्रिप सिस्टम। अब इसमें क्या है, इन दिस सिस्टम द वाटर फ्लोज ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। तो इसमें क्या है, जो वाटर है वो स्प्रे किया जाता है, वो डाला जाता है डायरेक्टली एट द रूट्स ऑफ द प्लांट। उस क्रॉप की, उस प्लांट के रूट्स पे ही पानी जो है वो फॉल होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। दिस इज इम्पोर्टेंट, ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, इसीलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। सो ये यूज़ किया जाता है फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। सो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो प्रोवाइड होता है प्लांट्स को, और इससे क्या होता है, पानी वेस्ट नहीं होता। ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर पानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को, वो भी डायरेक्टली एट द रूट्स, सो ऑब्वियसली जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होगा। और इससे क्या होगा, जो रीजन्स है जहाँ पर पानी कम है तो वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। सो यहाँ पर ये एक वरदान कह सकते हैं हम, वरदान के रूप में ये काम करता है जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सो दिस इज़ द 5th स्टेप। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स, ये 5th स्टेप है ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन। तो देखते हैं हम इसे, ये वीड्स क्या होता है और क्यों हमें प्लांट्स को वीड्स से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्यों वीड्स को हमें रिमूव करना पड़ता है, क्यों ये प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, वो अब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो वीड्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीड्स होते हैं अनडिसाइरेबल प्लांट्स। ये आप देख सकते हो, वीड्स आर द अनडिसाइरेबल प्लांट्स। हम कह सकते हैं अनवांटेड प्लांट्स, वो प्लांट्स जो हम नहीं चाहते या फार्मर नहीं चाहते, वो ग्रो करते नेचुरली अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप।
अब देखो, मान लो हमने एक क्रॉप को उगाया, तो उसके साथ ही नेचुरली कई प्लांट्स ग्रो होंगे जो हमें नहीं चाहिए, दैट्स आर द वीड्स, उन्हें वीड्स कहते हैं। उन अनडिसाइडेबल प्लांट्स या अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं, और इसकी रिमूविंग को हम वीडिंग कहते हैं। लेकिन क्यों हमें वीडिंग करनी चाहिए? वीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो वीड्स होती हैं दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। अब देखो, मान लो एक मेन प्लांट है, ठीक है, वो पानी ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, स्पेस अपनी जगह ले रहा है और लाइट भी ले रहा है। अगर उसके साथ हम कोई और प्लांट लगा देंगे तो स्पेस उसकी कम हो जाएगी, अब लाइट जो है वो डिवाइड हो जाएगी आपस में, न्यूट्रिएंट्स भी डिवाइड हो जाएंगे, वाटर अब सम वाटर वो वीड ले लेगा। सो इससे क्या होता है, क्रॉप की ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है। अब मान लो आप हो और आप चॉकलेट खा रहे हो, कैंडीज़ खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, और आपका भाई है, ठीक है, वो आपके साथ खड़ा है और वो जो आप चीज़ें खा रहे हो तो ऑब्वियसली अगर वो आपके सामने खड़ा है तो वो भी ज़रूर खाएगा। तो इससे क्या होगा, वो चीज़ जो थी, मानो चॉकलेट है, अब आपको वो डिवाइड करना पड़ेगा, आधा ही आप खा पाओगे, आधा वो खाएगा, और आइसक्रीम है वो भी हमने आधी आधी कर ली, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे डिवीज़न हो रही है, इससे आप पूरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, पूरी चीज़ नहीं खा पा रहे हो। इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल। तो वैसे अगर मेन प्लांट है तो अगर साथ में उसके एक प्लांट और ग्रो हो जाए तो वो उसकी स्पेस ले लेगा, लाइट ले लेगा, न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, वाटर ले लेगा, जिससे क्या अफेक्ट करेगा, उस क्रॉप की ग्रोथ पर अफेक्ट होगा, क्योंकि वो आधी चीज़ें ले पाएगा मेन प्लांट, तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ पर अफेक्ट होगा, ठीक है। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. तो ये भी दो रीज़न है जिसकी वजह से हम वीडिंग करते हैं, क्योंकि ये पॉइसनस हो सकते हैं और इट इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग। तो काटने के टाइम, हार्वेस्टिंग हम आगे देखेंगे, तो काटने के वक्त भी ये इंटरफेयर करते हैं, थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट, फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अब जो फार्मर्स है वो कई तरीके अपनाते हैं उस वीड्स को रिमूव करने के लिए, वीडिंग के लिए। फर्स्ट क्या तरीका है, टिलिंग। आपने, अगर आपको याद हो तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने टिलिंग पढ़ा था, यानी कि सॉइल को टर्न करना, लूसन करना, दैट्स ओनली टिलिंग, जिसे हम प्लोइंग भी कहते हैं, अगर आपको याद हो। तो अगर सोइंग से पहले प्लोइंग या टिलिंग की जाए तो उससे क्या होगा, वो वीड्स हैं वो किल हो जाएंगे और वो सूख कर सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, समझो। जब हम सोइंग से पहले, यानी मेन प्लांट को अभी हमने बीजा नहीं है, उस सीड को हमने बीजा ही नहीं है, सोइंग ही नहीं की, तो जो वीड्स है ना वो तो है ही। तो जब हम सॉइल को टिल करेंगे, प्लो करेंगे, लूसन करेंगे, टर्न करेंगे, उससे क्या होगा, वो वीड्स जो हैं वो किल हो जाएंगे और वो सूख कर सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। और वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम क्या है, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। सो मैनुअली भी रिमूव की जाती है वीड्स को बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। सीधा ही उसे रूट्स के साथ ही हमने, है ना, निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ खुरपी। सीड्रिल यूज़ किया जाता है, सीड्रिल आपको याद हो तो सोइंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो सोइंग के वक्त जो सीड्रिल है वो वीड्स को भी अपरूट कर देता है। सो दैट्स गुड। सो वीड्स जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय केमिकल्स ऑल्सो, जिन्हें वीडिसाइड कहा जाता है। सो यहाँ एग्जांपल है 2,4-D, तो ये वीडिसाइड है, ये भी यूज़ किया जाता है। ये केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को मार देते हैं, यानी कि वीड्स को ख़त्म कर देते हैं। तो ये स्प्रे किए जाते हैं फील्ड्स पर ताकि जो वीड्स है वो किल हो पाए। इससे जो क्रॉप है वो डैमेज नहीं होता। ये जो वीडिसाइड होती है इसमें पानी मिलाया जाता है, ठीक है, और इसे फील्ड्स पर स्प्रे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। कौन करता है, फार्मर, वही स्प्रे करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये वीडिसाइड, ये फार्मर है, ये वीडिसाइड को स्प्रे कर रहा है ताकि वीड्स किल हो जाए।
आप देखो तो इसने अपने नाक और मुंह पर ये मास्क लगाया हुआ है, तो वो हम आगे देखेंगे। लेट्स सी। Weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। तो उससे पहले weedicide को स्प्रे किया जाता है। ये लाइन देखो, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। मैंने आपको बताया ही है कि इससे क्या होता है, इस वीडिसाइड से जो क्रॉप है उस पर तो कोई अफेक्ट नहीं होता, लेकिन फार्मर्स पर अफेक्ट होता है। तो इसलिए उन्हें ये केमिकल्स को हम कह सकते हैं ध्यान से यूज़ करना चाहिए। उनको अपना नोज़ और माउथ कवर करना चाहिए विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। ये आप देख सकते हैं इन्होंने कवर किया हुआ है, तो ये अच्छे फार्मर है। गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टिंग जो है ये 6th स्टेप है, क्रॉप प्रोडक्शन का 6th स्टेप। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग होता है क्रॉप को काटना। जब क्रॉप जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो फार्मर्स हैं वो क्रॉप को काटते हैं ना, तो उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो आप सबको पता है। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स को काटा जाता है। एक क्रॉप को मैच्योर होने में 3 से 4 मंथ लग जाते हैं, और उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद उसकी कटाई की जाती है, विच इज़ हार्वेस्टिंग। ये तो या तो सिकल से किया जाता है, ये सिकल आप देख सकते हो, सिकल से हार्वेस्टिंग होती है, या फिर मशीन से हार्वेस्टिंग होती है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, मशीन से होती है। ठीक है। मशीन हार्वेस्टर की तो नहीं इमेज आएगी, चल कोई बात नहीं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब एक नया वर्ड आ गया, थ्रेशिंग क्या होता है? देखो, जो हमने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया यानी कि काट लिया, अब उस क्रॉप में जो ग्रेन्स होती हैं, ग्रेन सीड होते हैं, उसे सेपरेट करना पड़ता है ना chaff से। इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। ये होती है कंबाइन से। कंबाइन एक मशीन है जिससे ये थ्रेशिंग का काम होता है। ये कंबाइन जो है ये हार्वेस्टर भी है, थ्रेशर भी है। यानी ये देखो, ये कंबाइन जो है ये क्रॉप को काटती भी है, और काटने के दौरान ये सीड को chaff से सेपरेट भी करती रहती है। यानी कि इट एक्ट्स लाइक अ हार्वेस्टर एंड ऑल्सो लाइक अ थ्रेशर। तो ये थ्रेशिंग हो गया। अब विनोइंग क्या है? अब जो छोटे फार्मर्स हैं वो कैसे सेपरेट करते हैं ग्रेन फ्रॉम chaff? यूजिंग विनोइंग, बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ये विनोइंग मशीन है। जो छोटे फार्मर्स हैं वो इतनी बड़ी मशीन्स नहीं अफोर्ड कर पाते, तो ये विनोइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस इज विनोइंग। अब हमारा 7th स्टेप फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन इज स्टोरेज। अब देखो, अब हमने ग्रेन्स को काट तो लिया है ना, उसे चलो अलग भी कर लिया, लेकिन अब उसे स्टोर तो करना है ना, तो उस प्रोसेस को स्टोरेज कहते हैं। अब देखो, जो क्रॉप ग्रेन्स हैं उसे बचाना होता है हमने मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो उस पर अफेक्ट ना करे। मॉइस्चर से बचाना पड़ता है, क्योंकि ये जो फ्रेश क्रॉप होती है इनमें होते ही इतना से ज़्यादा मॉइस्चर है, और ऊपर से और मॉइस्चर से अगर ये एक्ट कर जाए तो ये डैमेज हो सकते हैं। इसलिए ये आप लाइन देखो, इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म। तो ये जो क्रॉप्स है ना, ये क्रॉप्स आपको पता है पहले से इसमें इतना मॉइस्चर होता है, और दूसरा अगर हम उसे सुखाएंगे नहीं तो वो और मॉइस्चर के साथ एक्ट करेगा, जिससे ऑब्वियसली वो स्पॉइल हो जाएगा, दे विल गेट अटैक बाय ऑर्गेनिज्म, तो वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए स्टोर करने से पहले उसे हमें ड्राई करना पड़ता है, ड्राई करना चाहिए इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, ताकि उनमें जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए। तो अगर आपको पता हो, अगर हम कनक लेकर आते हैं तो हम उसे थोड़े टाइम के लिए सन में सुखाते हैं, धूप में रखते हैं, ताकि मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस हो पाए, और जो पेस्ट है, बैक्टीरिया, फंजाई, उसे बचा जा सके, ताकि हमारा क्रॉप है वो इन चीज़ों से बचकर अच्छा रहे। ठीक है।
तो हम कहाँ थे, या फार्मर स्टोर, ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटेलिक बिन्स। तो फार्मर्स जो है वो जूट बैग, जिसे हम बोरी कहते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, या मेटेलिक बिन में स्टोर करते हैं। अगर बहुत ही लार्ज स्केल में ग्रेन्स हैं तो उसे सिलोस एंड ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। सो दिस इज़ अ सिलोस। यहाँ पर स्टोर होते हैं ग्रेन्स अगर लार्ज स्केल में हैं, ताकि उन्हें ऑब्वियसली ये हमने पढ़ लिया, ताकि उन्हें पेस्ट से बचा कर रखें, मॉइस्चर से बचा कर रखें। ड्राइड नीम लीव्स यूज़ करते हैं। अब हम घर में जब फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, नीम लीव्स, उसमें ड्राइड नीम लीव्स हम उसमें डालते हैं ताकि वो इन सारी चीज़ों से बच पाए। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट भी कभी कभार यूज़ किया जाता है, ताकि वही बात, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्ट से बचा जा सके। सो फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब ये तो हो गया, चलो हमने प्लांट से फूड ले लिया, अब एनिमल से भी हम फूड लेते हैं। कई लोग जैसे जो कोस्टल एरियाज़ में होते हैं वो फ़िश खाती है, मीट खाती है, तो एनिमल से भी हम फूड लेते ही हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, दे ईट एनिमल्स ओनली, तो वो एनिमल्स का फूड हो गया। द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप। अब हमने देखा कि ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन के हमने, अगर आपको ख्याल हो तो हमने 7 स्टेप्स के बारे में रीड किया। आई वुड लाइक टू रिपीट। नंबर 1 वॉज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम सॉइल को प्रिपेयर करना। नंबर 2 जो बीज है उसे दबाना, दैट सोइंग, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करना, उसको रेगुलर इंटरवल्स पर पानी देना, इरिगेशन, उसे वीड से बचाना, उसे काटना विच इज़ हार्वेस्टिंग, और उसे स्टोर करना, स्टोरेज। तो ये लास्ट लाइन आप देख लो, एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care, and when this is done on a large scale it is called animal husbandry। तो ये definition important है, याद कर लेना, very important। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर completely complete हो गया। तो हमने 3 पार्ट्स में इसे complete कर लिया और बहुत अच्छी तरह से कर लिया। आपको पता नहीं अच्छा लगा कि नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया, सच कह रही हूँ। तो ये चैप्टर के बाद ये कीवर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर है, तो अगर आपने ये तीनों पार्ट्स देखे हैं तो आप इन्हें खुद लिखने की क्षमता रखोगे, मतलब आप खुद इसे लिख पाओगे। सो ये आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे अगर आपने ये तीनों पार्ट्स देखे हैं। अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 जो अभी अपलोड हो जाएगा, तो इन्हें जाकर ज़रूर देखना, ताकि आपका ये चैप्टर 1 जो है ये फुली रिवाइज हो जाए। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो साइंस की रिवीजन ऐसे चलती रहेगी मज़ेदार तरीके से। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, ताकि आप चैप्टर की रिवीजन अच्छी तरह से कर पाए। ओके, सो till then take care, bye bye।